सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के मामले में यह फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। प्रवासी मजदूरों के मामले में यह फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र से गंभीर सवाल भी पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि लॉकडाउन में मजदूरों को क्या सुविधाएं दी गई, क्या मजदूरों का पंजीकरण किया गया था। 1 महीना समय देने के बाद भी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई है। कानून का पालन करने में राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं है, यह तक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। गहलोत सरकार का महामंथन आज हुआ। सीएम ने कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक की। गहलोत कैबिनेट के लिए अहम फैसले आज आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन फैसलों पर आज मुहर लगी है। नई पर्यटन नीति को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। राजस्थान सरकार और एसवीपी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ एमओयू 4000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 4000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। टेक्सटाइल्स, रक्षा और उड्डयन क्षेत्र के लिए ये एमओयू का करार जो है वो हुआ है। मौजूदा तनाव के बीच चीन के खिलाफ केंद्र सरकार ने फिर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चीन चल रहा अपनी चाल, भारत करेगा उसे बेहाल। तो सीमा पर कर फाइट, हम करेंगे डिजिटल स्ट्राइक। खबर पक्की है कि चाइनीज ऐप पबजी की तो लग गई और पबजी की लंका लगाई है भारत सरकार ने। केंद्र सरकार ने पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये दूसरा बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर। और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। सरकार की तरफ से बुधवार शाम जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये ऐप अनधिकृत तरीके से यूजर्स की सूचना और डेटा चोरी कर भारत के बाहर भेज रहे हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहे हैं और उसे भारत से बाहर स्थित अपने सर्वर तक गैर कानूनी तरीके से पहुंचा रहे हैं। इन डेटा की चोरी भारत की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार ने कहा है कि डेटा की चोरी चिंता का विषय है और इसके लिए आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के इस कदम को जनता का भी जमकर समर्थन मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बैन हुआ है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच के किया होगा। गेम से पहले हमारी कंट्री की सिक्योरिटी आती है, सो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आई सपोर्ट माय प्राइम मिनिस्टर। बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था, बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है। बता दें कि भारत सरकार ने इससे पहले टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। जून में भारत ने टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद जुलाई में 47 और चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी। जबकि इस बार केंद्र सरकार ने पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क और वीचैट रीडिंग, ऐप लॉक, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई है। लद्दाख में चीन के साथ
फिर से तनाव बढ़ने के बीच भारत के इस कदम को सख्त माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आदत है कि आसानी से जाती नहीं। यकीन ना हो तो चीन को देख लीजिए, जो मुंह की खाने के बाद भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। घुसपैठ करना उसके जीन में है, तभी तो उसने एक बार फिर से मंगलवार को भी घुसपैठ की कोशिश की। इस बार चीन चुमार हथियाने की फिराक में था। विस्तारवादी सोच का शिकार चीन। दूसरों का जमीन हड़पना ही चीन का हथियार। घुसपैठ की आदत से मजबूर है चीन। चीटर है चीन। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन चीटर है। सीमा पार से लगातार मिल रहे धोखे से परेशान भारत भी मान चुका है कि चीन चीटर है और चीटिंग उसके जीन में समा चुका है। यकीन न हो तो सुनिए। शनिवार को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, मुंह की खाई। सोमवार को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, मुंह की खाई। मंगलवार को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की और फिर से मुंह की खाई। देखिए, चीन का स्ट्रेटजिक एम क्या है? चीन का स्ट्रेटजिक एम था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पैंगोंग त्सो के उत्तरी साइड से लेके दक्षिणी साइड में शिफ्ट कर दो। जी हां, 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। बीते 4 दिनों में चीन ने तीसरी बार ऐसी कोशिश की। इस बार ड्रैगन ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों को देख चीन के सैनिक वहां से उल्टे पांव भाग गए। जितना हम चीन को दबाएंगे उतना जूस निकलेगा, उतना चीन घुटने टेकेगा और भविष्य में उस संदेश उसको काफ़ी अच्छी तरह से मिल गया है कि वो उसकी विस्तारवाद की नीति को पूरी तरह से हिंदुस्तान चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि चीनी सेना की करीब 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियां चेपुजी कैंप से भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को रोकने के लिए अपने वाहनों को तैनात किया हुआ था, जिसे देखकर उन्हें उल्टे पांव लौटना ही पड़ा। भारतीय जवान चीनी सैनिकों की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। चीन की चालाकी को जवाब देने के लिए सेना हर मोर्चे पर सतर्क है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच अन्य सीमाओं पर भी हलचल बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही उत्तराखंड के कालापानी इलाके में एसएसबी की 30 कंपनियां यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरे बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब हर मोर्चे पर भारत तैयार बैठा है। उधर अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है। चीन की इस चालबाजी पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है और चीन की गहन निगरानी करने के साथ ही हर मामले का शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट से शिनजियांग, साउथ चाइना सी से हिमालय तक, साइबर स्पेस से लेकर इंटेल ऑर्गेनाइजेशन तक हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को दबाना चाहती है और अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहती है। केवल इन नुकसानों को रोकने का एक तरीका है बीजिंग के खिलाफ खड़ा होना। मतलब साफ है कि चीन अगर अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आता है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, लेकिन लड़ाई आज से ही शुरू हो चुकी है। वजह है इस बार के मॉनसून सत्र को लेकर बनाए गए नियम, जिसमें ना तो प्रश्नकाल होगा, ना शून्यकाल होगा और ना ही गैर सरकारी विधेयक लाए जा सकेंगे। बिना प्रश्नकाल के सत्र पर सवाल, बिना शून्यकाल वाले सत्र पर सवाल, बिना गैर कानूनी विधेयक वाले सत्र पर सवाल, मॉनसून सत्र पर विपक्ष का सवाल। पार्लियामेंट ये दोनों चीजें नहीं निकाल सकती है, जीरो आवर भी खत्म और क्वेश्चन आवर भी खत्म। एक न एक तो इनको चलाना ही होगा, या क्वेश्चन आवर या जीरो आवर।
लेकिन दोनों निकाल दें ऐसा संभव नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये विपक्ष को मंजूर है। टशन बता रहा है कि सदन का मॉनसून सत्र कैसा होगा। संसद में सदन की कार्यवाही के दौरान खूब संघर्ष होता है। पक्ष और विपक्ष के सांसद खूब शोर मचाते हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर जमकर सियासी लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र को लेकर संसद के बाहर ही संग्राम छिड़ गया है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये सफाई दी जा रही है कि इस सत्र में सब कुछ होगा। हमें जो है वो एक लोगों के अंदर विश्वास भी कायम करना है। जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो भी होगी और लोगों के सरोकार से जुड़े हुए सवाल हैं उनको भी संसद उस पर चर्चा करेगी, पास करेगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के नेता डेरेक ओबरायन के अलावा सब पार्टी के नेता जब हमने बात की उन्होंने क्वेश्चन आवर डिस्पेंसेशन करने का, सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एग्री हुआ है। आपको बता दें कि इस बार 14 सितंबर से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 18 बैठकें होंगी। हर दिन के पहले 4 घंटे यानी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी, जबकि उसके बाद वाले 4 घंटे यानी शाम 3 बजे से 7 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। हालांकि पहले दिन इसके ठीक उल्टा होगा। पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होगी, क्योंकि नियमों के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला को औपचारिक रूप से सदन के सदस्यों से अनुमति लेनी होगी ताकि अपने कक्ष का इस्तेमाल किसी अन्य प्रायोजन के लिए किया जा सके। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही शाम 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी। संसद के इस सत्र में देरी हुई है। बेहद कम वक्त के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि सत्र के दौरान छुट्टी भी नहीं मिलेगी। लेकिन विपक्ष की नाराजगी की वजह इनमें से एक भी नहीं है। नाराजगी बिना प्रश्नकाल को लेकर है। विपक्ष अपने हक को लेकर हमलावर है, जबकि सरकार अपने फैसले को लेकर दलील दे रही है कि आप सब कुछ करो, हम सारे मदद करना चाहते हैं, लेकिन अब प्रश्नकाल ये शून्यकाल से विपक्ष की बात नहीं, पक्ष विपक्ष सबको, मतलब ये सदन की जो मेंबर्स है सबको ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रश्नकाल को कटौती ना किया जाए। प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। अब मरी हुई आत्मा के बीच में तब तो ये रिचुअल से ज्यादा कुछ रहा नहीं। बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हैं और ऐसी असामान्य परिस्थितियों में जो भी लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सलामती के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं वो उपाय करने ही चाहिए, क्योंकि जान भी चाहिए जहान के साथ। ये बात समझना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से इस सत्र के शुरू होने से 72 घंटे पहले सभी सांसदों का कोरोना वायरस टेस्ट किया जाएगा। सांसदों के साथ उनके स्टाफ और संसद के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इटावा उपखंड में ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक में लोक कलाकारों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और ग्रामीणों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, सजग रहें, इसे लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। कोरोना काल में निजी अस्पतालों ने मरीजों के मुफ्त उपचार से इनकार कर दिया है। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ने बैठक के दौरान यह फैसला किया। एसोसिएशन का कहना है कि 12 दिसंबर 2019 से पहले जो बीमा कंपनी नेशनल इंडिया एश्योरेंस थी, उसने अब तक 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट अटका रखा है और 90,000 क्लेम्स पेंडिंग में रखे हुए हैं। ऐसे में वो भामाशाह की जगह परिवर्तित हुए आयुष्मान भारत में मुफ्त उपचार नहीं कर सकते। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।